टेलीसाइकिक्स किस तरह सपनों में जवाब उजागर करती है। कुछ सप्ताह पहले परामर्श लेने आए एक आदमी ने मुझसे पूछा, सपने क्या हैं और मुझे किस वजह से सपने आते हैं। सवाल अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई इस सवाल का आसान जवाब नहीं दे सकता है। सपनों की चर्चा और व्याख्या संसार के धर्म ग्रंथों में की गई है, सारी जातियों और देशों में हुई है, क्योंकि सपनों की प्रकृति सर्वव्यापी है। सपने मनुष्य के अवचेतन मन के नाटकीय रूप हैं। इस वजह से वे बहुत व्यक्तिगत होते हैं। संसार के सभी स्त्री पुरुष और जानवर सपने देखते हैं। अगर सोचा जाए तो आप अपनी 1/3 जिंदगी नींद में ही गुजार देते हैं। सोते समय आपका स्वप्न जीवन काफी सक्रिय होता है। कई वैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रयोगशालाएं नींद व सपनों का अध्ययन करती हैं और प्रायः आश्चर्यजनक निष्कर्ष देती हैं। सुझाव की शक्ति। कई साल पहले न्यूयॉर्क में मैंने बर्लिन के एक मनोवैज्ञानिक को देखा, जिन्होंने अपने घर पर कुछ विद्यार्थियों को सम्मोहित किया। उन्होंने एक विद्यार्थी को विवाह, चर्च में रस्म और हनीमून के सपने देखने का सुझाव दिया। दूसरे को यह सुझाव दिया गया कि वह भारत और इसके पवित्र मंदिरों के सपने देखे। तीसरे को सुझाव दिया गया कि वह मिलियनेयर है। उन्होंने सुझाव दिया कि उनमें से प्रत्येक को उसका सपना याद रहेगा, लेकिन उसे इस बात की कोई चेतन स्मृति नहीं होगी कि उसे क्या सुझाव दिया गया था। लगभग 10 मिनट बाद सारे विद्यार्थियों को जगाया गया और उन्होंने जब अपने सपने सुनाए तो सभी सपने सुझाव की प्रकृति के हुबहू अनुरूप थे। इसकी वजह यह है कि अवचेतन सुझावों को ग्रहण करता है और केवल नियमनात्मक तर्क करता है। यह सुझाव की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। बेशक आपको कई सपने दिन के दौरान आपकी आदतन सोच के कारण आते हैं। दिन की घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रियाओं के कारण आते हैं, जिन सभी की छाप आपके अवचेतन मन पर छूटती है। आपके ज्यादा गहरे मन पर आप जो भी छाप छोड़ते हैं, यह उसका विस्तार करता है, उसे सक्रिय करता है और बढ़ाता है। ज्यादातर लोग सिगमंड फ्रॉइड के नाम से परिचित होंगे, जिन्होंने 1899 में द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स लिखी थी। साथ ही आपने कार्ल युंग और एल्फ्रेड एडलर का नाम भी सुना होगा। इन सभी ने अपने रोगियों के स्वप्न, जीवन और अवचेतन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हर एक मनुष्य के सपनों, आंतरिक आकांक्षाओं और प्रेरणाओं की भिन्न भिन्न व्याख्या करता है। फलस्वरूप उन्होंने मनोविज्ञान की कई शाखाएं विकसित की, जैसे मनोविश्लेषण, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान और व्यक्तिगत मनोविज्ञान। इनकी सपनों की व्याख्या और अवचेतन के प्रति नीति आपस में काफी विरोधी हैं। बहरहाल इस पुस्तक का उद्देश्य यह नहीं है कि इनके अंतरों को विस्तार से स्पष्ट किया जाए। बहरहाल सपनों पर चर्चा से आपको यह पता चल जाएगा कि आपको अक्सर किसी सपने में आपकी कई समस्याओं को सुलझाने की कुंजी एक स्पष्ट, निश्चित जवाब के रूप में मिल जाती है। एक स्कूल टीचर ने सपने के जरिए अपनी समस्याएं कैसे सुलझाई। एक युवा स्कूल टीचर के साथ बातचीत करते समय उसने बताया कि वह शिक्षण के क्षेत्र में बुरी तरह कुंठित है और उसे यह कभी पसंद नहीं था, लेकिन उसके माता पिता ने जबरन उसे इस पेशे में जाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने उसे सुझाव दिया कि उसका अवचेतन मन उसके छिपे हुए गुणों के बारे में सब कुछ जानता है, और अगर वह अपने ज्यादा गहरे मन में मौजूद ईश्वरीय प्रज्ञा से संपर्क करे तो उसे प्रतिक्रिया मिलेगी। उसने मेरे सुझाव पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने सोने से पहले खुद से कहा, ईश्वरीय प्रज्ञा मेरे सामने प्रकट करती है कि जीवन में मेरी सच्ची जगह क्या है और मैं कहाँ सर्वोच्च स्तर पर अभिव्यक्ति कर सकती हूँ। मेरी आमदनी बेहतरीन है और यह ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कमाई गई है। मैं इसी समय जवाब को स्वीकार करती हूँ और शांति से सोती हूँ। इस मनन के बाद पहली ही रात को उसे एक बहुत स्पष्ट स्वप्न आया। उसने खुद को एक बहुत बड़ी इमारत में महसूस किया, जहाँ उसने देखा कि एक आदमी एक खास दरवाजे की तरफ इशारा करके बता रहा था कि वह उस दरवाजे से अंदर चली जाए। उस कमरे में जाने पर उसने दीवारों पर गौर किया। कमरा सुंदर तस्वीरों से भरी थी। अपने सपने में उसने खुद से कहा, यही है, जिसका मतलब था कि उसे जीवन में अपनी सच्ची जगह मिल गई थी। उसने मुझे फोन करके बताया कि उसने पेंटिंग शुरू कर दी थी और अपनी टीचर की नौकरी से इस्तीफा देने वाली थी, जो उसने कर दिया। लगभग तुरंत ही उसे पेंटिंग से प्रेम हो गया। उसका छिपा हुआ गुण उसके सामने प्रकट हो गया था। अब वो बेहद सफल है। हाल ही में मैंने उसकी एक सुंदर पेंटिंग $200 में खरीदी। उसने अपनी पहली प्रदर्शनी अपने घर पर मित्रों के लिए की, जिसमें उसने $2500 की बिक्री की। आपके हृदय में जो स्वप्न है, उसकी अभिव्यक्ति में कोई बाधा नहीं है, जब तक कि आप खुद ही बाधा, मुश्किल, विलंब या रोड़े को अपने चेतन मन में न रखें।
आपके ज्यादा गहरे मन की सर्वशक्तिमान शक्ति और बुद्धिमत्ता का विरोध कोई नहीं कर सकता। इस युवा चित्रकार की एक पेंटिंग ने उसके एक पूर्व प्रोफेसर का मन मोह लिया, जिन्होंने अंततः उससे विवाह कर लिया। अब वे प्रोफेसर ऑस्ट्रेलिया में एक खास नियुक्ति पर हैं और वे दोनों ही उस देश में अपने छिपे हुए गुणों को प्रकट कर रहे हैं तथा बहुत खुश हैं। उस युवती के अवचेतन ने उसकी खुशी तथा नेकी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। टेलीसाइकिक्स ने उसके बोझ को कैसे उतारा। हाल ही में मेरी एक रेडियो श्रोता ने मुझे फोन करके बताया कि उसके पिता एक सप्ताह पहले गुजर गए थे। उसने कहा कि उसके पिता हमेशा घर में काफी पैसे रखते थे, क्योंकि वे महीने में 2 बार हवाई जहाज से लास वेगस जाते थे, जहां वे रूलेट व्हील पर अपने वीकेंड गुजारते थे, और जैसा उसने कहा वे बहुत खुशमिजाज रहते थे। पिता ने अपनी बेटी को बताया था कि वे तभी दाव लगाते थे जब उनके मन में ये आंतरिक भावना या अनुभूति रहती थी कि वे जीतेंगे, और जिस पल वो अंदरूनी आभास या अंतर्बोध चला जाता था वे तुरंत दांव लगाना छोड़ देते। उनकी मौत अचानक हुई थी, वे नींद में ही गुजर गए थे। बेटी ने घर में हर जगह पैसे की तलाश की, उसे लग रहा था कि पैसा घर में ही कहीं पर होगा, लेकिन उसकी तलाशी का कोई परिणाम नहीं निकला। मैंने उसे सुझाव दिया कि अगर वह अपने अवचेतन मन से बात करेगी तो उसे निस्संदेह जवाब मिलेगा। मैंने उसे समझाया कि जब वह अपने चेतन मन को शांत कर लेगी और तनावरहित मुद्रा में आ जाएगी तो उसके अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता सतह पर आ जाएगी और जवाब उजागर कर देगी। उसने अपनी आंखें बंद की, तनावरहित हुई और आरामदेह मुद्रा में आ गई। उसने धीरे से दावा किया कि उसके अवचेतन की बुद्धिमत्ता यह प्रकट कर देगी कि उसके पिता का पैसा कहाँ रखा था, और जब जवाब आएगा तो वह उसे समझ लेगी। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई। उसने कहा, अचानक डैडी मेरे पास आए और वे कुर्सी के पास दिखे तथा मुस्कुराए। वो इतने वास्तविक और सहज दिख रहे थे कि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वे उसके डैडी थे। उन्होंने कहा, एलिजाबेथ, पैसा तहखाने में एक स्टील के बक्से में रखा है, जो औजारों के बक्से के पीछे है। उसकी चाबी उस ड्रॉअर में है जहां मैं अपने पत्र रखता हूँ। वो युवती तुरंत जाग गई और उसे यह देखकर हैरानी तथा प्रसन्नता हुई कि उसे कुल $3000 मिल गए। उसकी खुशी दोगुनी थी। वह पैसा पाकर खुश थी, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, लेकिन उससे भी बढ़कर उसे यह आंतरिक विश्वास और ज्ञान हो गया था कि उसके पिता अब भी उसका ध्यान रख रहे थे। टेलीसाइकिक से अपनी जरूरत का जवाब कैसे पाएं? सोने से पहले का समय विचारों, जवाबों और प्रेरणा पाने की खातिर अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता का दोहन करने के लिए बेहतरीन होता है। इसका कारण यह है कि आमतौर पर आप इस समय ज्यादा तनावरहित होते हैं, ज्यादा आरामदेह होते हैं और आप शांति तथा गहरी नींद के लिए तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप सेल्स मैनेजर हैं और अगले दिन सेल्समैन से बोलने वाले हैं, तो आप कह सकते हैं, मैं जानता हूँ अवचेतन मन की ईश्वरीय बुद्धिमत्ता कल मेरे व्याख्यान को मार्गदर्शन देगी और सुंदर करेगी। यह मेरे सामने सही शब्द उजागर करेगी जो इन लोगों को प्रेरित करेगी, इन्हें प्रोत्साहित करेगी और इनका मनोबल बढ़ाएंगी। मैं जो भी कहता हूँ वह अवसर के लिहाज से सही होगा और सभी धन्य और लाभान्वित होंगे। इन शब्दों को मन ही मन या जोर से बोलें, जैसा भी आप चुनें। यह काम पूरी आस्था और विश्वास के साथ करें, आपका अवचेतन आपको जवाब देगा। यह कभी असफल नहीं होता। अगर आप एक सप्ताह पहले से जानते हैं कि आपको किसी समूह के सामने बोलना है, तो इसके बारे में हर रात प्रार्थना करें। हो सकता है कि आपके पास पूरे भाषण की रूपरेखा तैयार हो, लेकिन आप पाएंगे कि भाषण देते वक्त अनजान विचार न जाने कहां से आपके चेतन मन में कौंध जाएंगे और वे शब्द उस अवसर के लिए सही होंगे। क्या मुझे उस नौकरी को स्वीकार करना चाहिए? इस सवाल को पूछते वक्त यह ध्यान दें कि आपका चेतन मन जवाब न दे। स्थिति की अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करना पूरी तरह सही है। एक बार यह काम करने पर भी अगर आपको पक्का यकीन न हो कि आपको उस नौकरी को स्वीकार करना चाहिए, तो अपना आग्रह इस तरह अपने अवचेतन के हवाले कर दें। मैं जानता हूं कि मेरा अवचेतन पूर्ण बुद्धिमान है, यह मेरे कल्याण में रुचि रखता है और यह इस नौकरी के बारे में जवाब मेरे सामने प्रकट करता है। मैं मिलने वाले संकेत का अनुसरण करता हूं। फिर एक शब्द जवाब को लोरी की तरह दोहराते हुए सो जाएं। यह बात याद रखें कि आपका अवचेतन हमेशा जवाब देता है। पूरा विश्वास रखें कि आपको जवाब मिलेगा और यह आपके लिए सही होगा। यह सुबह जागने पर आपके सामने किसी कौंध की तरह आ सकता है या एक स्पष्ट स्वप्न में दिखाई दे सकता है, जिसमें आपको यह आंतरिक भावना मिलेगी कि यह आपके लिए सही है। ऊपर बताई गई तकनीक पर अमल करना सीखने पर आप दिन के सामान्य घंटों में भी इसी प्रक्रिया पर अमल करना सीख सकते हैं। अपने मन को शांत कर लें, अकेले रहें, अपनी आंखें बंद कर लें, फिर अपने ज्यादा गहरे मन की ईश्वरीय बुद्धिमत्ता और असीमित शक्ति के बारे में सोचें।
जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है, इस तरह अपने चेतन मन को साफ कर लें। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसके अलावा कुछ भी न सोचें। इसे कुछ मिनट तक शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील अंदाज में करते रहें। अगर जवाब आपके ज्यादा गहरे मन से तुरंत ऊपर नहीं आता है तो सोच विचार छोड़कर अपने सामान्य काम में जुट जाएं। अपने आग्रह को अवचेतन मन के अंधकार में अंकुरित होने दें। जिस पल आपको सबसे कम उम्मीद होती है, जवाब आपके चेतन मन में उसी तरह उछल आएगा जिस तरह टोस्ट टोस्टर से उछलता है। यह मेरे सामने सही शब्द उजागर कर देगी जो इन लोगों को प्रेरित करेगी, इन्हें प्रोत्साहित करेगी और इनका मनोबल बढ़ाएगी। मैं जो भी कहता हूँ वह अवसर के लिहाज से सही होगा और सभी धन्य तथा लाभान्वित होंगे। इन शब्दों को मन ही मन या जोर से बोलें। जैसा भी आप चुनें, यह काम पूरी आस्था और विश्वास के साथ करें। आपका अवचेतन आपको जवाब देगा। यह कभी असफल नहीं होता। अगर आप एक सप्ताह पहले से जानते हैं कि आपको किसी समूह के सामने बोलना है तो इसके बारे में हर रात प्रार्थना करें। हो सकता है कि आपके पास पूरे भाषण की रूपरेखा तैयार हो, लेकिन आप पाएंगे कि भाषण देते वक्त अनजान विचार न जाने कहां से आपके चेतन मन में कौंध जाएंगे और वे शब्द उस अवसर के लिए सही होंगे। क्या मुझे उस नौकरी को स्वीकार करना चाहिए? इस सवाल को पूछते वक्त यह ध्यान दें कि आपका चेतन मन जवाब न दे। स्थिति की अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करना पूरी तरह सही है। एक बार यह काम करने पर भी अगर आपको पक्का यकीन न हो कि आपको उस नौकरी को स्वीकार करना चाहिए तो अपना आग्रह इस तरह अपने अवचेतन के हवाले कर दें। मैं जानता हूं कि मेरा अवचेतन पूर्ण बुद्धिमान है। यह मेरे कल्याण में रुचि रखता है और यह इस नौकरी के बारे में जवाब मेरे सामने प्रकट करता है। मैं मिलने वाले संकेत का अनुसरण करता हूँ। फिर एक शब्द जवाब को लोरी की तरह दोहराते हुए सो जाएं। यह बात याद रखें कि आपका अवचेतन हमेशा जवाब देता है। पूरा विश्वास रखें कि आपको जवाब मिलेगा और यह आपके लिए सही होगा। यह सुबह जागने पर आपके सामने किसी कौंध की तरह आ सकता है या एक स्पष्ट स्वप्न में दिखाई दे सकता है, जिसमें आपको यह आंतरिक भावना मिलेगी कि यह आपके लिए सही है। ऊपर बताई गई तकनीक पर अमल करना सीखने पर आप दिन के सामान्य घंटों में भी इसी प्रक्रिया पर अमल करना सीख सकते हैं। अपने मन को शांत कर लें, अकेले रहें, अपनी आंखें बंद कर लें, फिर अपने ज्यादा गहरे मन की ईश्वरीय बुद्धिमत्ता और असीमित शक्ति के बारे में सोचें जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। इस तरह अपने चेतन मन को साफ कर लें। अगर जवाब आपके ज्यादा गहरे मन से तुरंत ऊपर नहीं आता है तो सोच विचार छोड़कर अपने सामान्य काम में जुट जाएं। अपने आग्रह को अवचेतन मन के अंधकार में अंकुरित होने दें। जिस पल आपको सबसे कम उम्मीद होती है, जवाब आपके चेतन मन में उसी तरह उछल आएगा जिस तरह टोस्ट टोस्टर से उछलता है। सपना अपनी व्याख्या खुद है। आपका सपना आपके लिए व्यक्तिगत है और आपके प्रतीक यदि किसी दूसरे के मन में प्रकट होंगे तो उनका पूरी तरह से भिन्न अर्थ हो सकता है। सपनों में आपका अवचेतन आपसे प्रतीकात्मक रूप से बात करता है। एक प्राचीन हिंदू रहस्यवादी ने कहा था कि रात को अवचेतन चेतन मन से बात करती है और कई बार उसे पूरी स्पष्टता से बता देती है कि वो उसे नकारात्मक विचारों, डरों और विनाशकारी भावनाओं से दूषित कर रहा है। किस तरह टेलीसाइकिक्स ने उसे चेतावनी दी और उसने अपनी शादी की योजना रद्द कर दी। एक युवा महिला की सगाई एक युवक के साथ हो चुकी थी। जब वह मेरे पास परामर्श लेने आई तो उसने कहा, ना जाने क्यों, लेकिन वो बहुत परेशान थी और उदास महसूस करती थी। वह सगाई तोड़ना चाहती थी, लेकिन उस युवक की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती थी। तलाक रोकने का सबसे अच्छा समय विवाह से पहले होता है। हमारी बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसे 10 रात से लगातार एक सपना आ रहा है जिसमें लंबी दाढ़ी वाला एक आदमी डेविड के तारे की ओर इशारा करता है, जिसमें जूडाइज्म का प्रतीक 6 नोक वाला तारा है। मैंने उससे पूछा कि सपने का उसके लिए क्या अर्थ है, क्योंकि टालमुड में लिखा है, हर स्वप्न अपनी व्याख्या खुद है। उसने कहा कि वह अब सिनागोग नहीं जाती है। वह डेविड के स्त्रोत पढ़ा करती थी, लेकिन जिस युवक से उसकी सगाई हुई थी वह नास्तिक था, जो सभी धर्मों का मजाक उड़ाता था। मैंने उसे समझाया कि अवचेतन का नियम आत्मसंरक्षण है और बेशक यह डेविड के तारे का प्रतीक दिखाकर उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। उसका अपना अंतर्बोध सही व्याख्या को उजागर कर देगा, क्योंकि प्रतीक ऐसा होना चाहिए जिससे इंसान के खुद के दिल में घंटी बज जाए। उस युवती ने सगाई तोड़ दी, जिसके बाद बार बार आने वाला सपना तुरंत बंद हो गया।
उसे शांति का गहरा आभास हुआ। वह सिनागॉग गई और उसने डेविड के स्त्रोतों के मनन और अपनी व्याख्याओं को ताज़ा किया। उसने प्रार्थना की कि ईश्वरीय प्रज्ञा एक ऐसे पुरुष को आकर्षित करेगी जो हर तरह से उसके सामंजस्य में हो और जिसमें सभी लोगों के भीतर मौजूद ईश्वरीय उपस्थिति में गहरा सम्मान हो। बाद में उसकी एक धर्म विद्यार्थी से शादी हो गई और अब वो बहुत सुखी है। उसने बार बार आने वाले सपने को एक चेतावनी माना, जो कि वो था भी। टेलीसाइकिक्स ने किस तरह एक आदमी की दुखद समस्या को सुलझाया। न्यूयॉर्क का एक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए बेवरली हिल्स आया। उसने कहा कि लॉस एंजेलिस की एक महिला से उसकी 6 साल पहले शादी हुई थी। उस महिला ने समय समय पर उसे बताया था कि वह मानसिक और आध्यात्मिक नियमों पर मेरे व्याख्यान सुनती थी, लेकिन अचानक लगभग 1 साल पहले कुछ बताए बिना और कोई चिट्ठी लिखे बिना वह घर से गायब हो गई। पति को लग रहा था कि वो मेरे संगठन की सदस्य थी, मगर मुझे उसका पता ठिकाना मालूम नहीं था। दरअसल उसका नाम हमारी मेलिंग लिस्ट में नहीं था। पति ने अपनी पत्नी के दिए $60,000 का गबन किया था। पति इसके बारे में अपराधी महसूस करता था और प्रायश्चित करना चाहता था। इस दौरान वह अपनी मां की संपत्ति का वारिस बन चुका था और अपनी पत्नी को पैसा लौटाने की स्थिति में आ गया था। उसे महसूस हुआ कि संभवतः इसी कारण पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। जासूस उसे खोजने में नाकाम रहे और पत्नी के रिश्तेदारों को भी कुछ मालूम नहीं था। पति ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता कि मैं आपके पास क्यों आया, लेकिन मेरे मन में यह आभास है कि वह आपसे मिलने आ सकती है। मैं आपके पास $60,000 छोड़कर जा रहा हूँ और उसका नाम लिख रहा हूँ। अगर वह आए तो यह उसे दे दें और उससे कहें कि वो मुझसे संपर्क करे। मैं उससे प्रेम करता हूँ और चाहता हूँ कि वो लौट आए। उसने आगे जोड़ा, उसे मेरी विरासत के बारे में ज़रूर बताएं। मैंने उससे वादा किया कि अगर उसकी पत्नी मुझसे संपर्क करती है तो मैं उसे बता दूंगा। 2 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक महिला ने सैन फ्रांसिस्को से फ़ोन करके मेरी सेक्रेटरी से कहा कि उसका मुझसे मिलना बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है तथा वो उसी सुबह बेवरली हिल्स आ रही है। मैं शाम को इस महिला से मिला और उसने मन के एक बेहद आश्चर्यजनक नाटक का मंचन किया। उसने कहा, कुछ रात पहले मैं उसके सपने में आया था और मैंने उसे बताया था कि मेरे पास उसके लिए पैसे हैं। उसके पति ने उसके जितने पैसे का दुरुपयोग किया था, वह सारा पैसा उसका इंतजार कर रहा है, बशर्ते वह न्यूयॉर्क में घर लौट जाए। उसने कहा कि इसीलिए वह यहाँ आई थी। उसने कहा कि सपना इतना स्पष्ट और यथार्थवादी था कि सब सच लग रहा था। कमरा रोशनी से भरा था और वह बेहद खुश थी। मुझे वह महिला याद नहीं थी और मुझे यह भी याद नहीं था कि मैं उससे कभी मिला था, लेकिन एक रात मैंने अपने अवचेतन से यह आग्रह किया था कि ईश्वरीय प्रज्ञा जानती है कि मिसेज एक्स कहाँ है और मुझे उसका पता ठिकाना बताती है। वह दैवी योजना के तहत मुझसे संपर्क करती है। यह ईश्वर की क्रिया है। मैंने उसे $60,000 दिए और वह अपने पति के पास न्यूयॉर्क चली गई। उसने मुझे बताया कि वह अपने पति को इसलिए छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका पति उससे झूठ बोलता था और उसने उसका सारा पैसा उड़ा डाला था। वह मार्गदर्शन और दैवी सही क्रिया के लिए प्रार्थना कर रही थी। स्पष्ट रूप से मेरी प्रार्थना उसकी समस्याओं के जवाब के रूप में पुनर्जीवित हुई थी और उसके अवचेतन ने संदेश के साथ मेरी छवि दिखा दी थी।